इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर कपुल्ड एम्पलीफायर। जैसा कि आपको पता है हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का कपलिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में कपलिंग का कोई मतलब नहीं होता। जब दो या दो से ज्यादा एम्पलीफायर होंगे और उन दोनों स्टेजों को हमें जोड़ना पड़ेगा तो उनके लिए कपलिंग की जरूरत पड़ती है, और वही हम लोग कपलिंग पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोगों का पूरा ये जो टॉपिक बेस्ड है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, तो हम लोग ये पढ़ चुके थे डिपेंडिंग ऑफ नंबर ऑफ स्टेजेस। तो सिंगल स्टेज और यहाँ मल्टी स्टेज पढ़ चुके थे। अब सिंगल स्टेज में तो केवल एक ही ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रहेगा, तो वहाँ कपलिंग का कोई मतलब नहीं होता। अब मल्टी स्टेज में दो या दो से ज्यादा स्टेज के एम्पलीफायर को हम लोग को जोड़ना रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रेल के डिब्बे को जोड़ा जाता है, ये एक एम्पलीफायर हो गया और ये दूसरा एम्पलीफायर। अब इन दोनों को हमें जोड़ के, मतलब ये सिंगल स्टेज अलग है, ये सिंगल स्टेज अलग है, इन दोनों को जोड़ के हमें डबल स्टेज का एम्पलीफायर बनाना है। तो अब इसको डबल स्टेज बनाने के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए हमें कपलिंग करना पड़ेगा। अब जोड़ने की जो टेक्नोलॉजी होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट की, खासकर एम्पलीफायर्स में, उसको हम लोग कपलिंग बोलते हैं। और वो टेक्नोलॉजी यहाँ 4 प्रकार की है। मतलब अगर इन दोनों स्टेजों को हमें जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो वो आरसी कपुल्ड होगा, और इन दोनों एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे तो ट्रांसफार्मर कपुल्ड होगा। अगर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज करेंगे तो वो एलसी कपुल्ड होगा। अगर बिना किसी कंपोनेंट को हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे दोनों स्टेज को तो वो डायरेक्ट कपुल्ड होगा। ठीक, तो पिछले टॉपिक में हमने आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर पढ़ा था। देखिए उसमें मैं बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बेसिक चीजें बताया था कपलिंग और एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज, इन सब के बारे में। मैं उसको बार बार सभी स्टेजेस में दोहराना नहीं चाहता हूं कि जो बेसिक चीज आरसी में मैं दोहराया मैं उसी को ट्रांसफार्मर कपुल्ड और एलसी में दोहराऊं। इससे जो हमारे जो रेगुलर व्यूअर हैं, जो मेरे सारे वीडियो क्रम से देखते हैं, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। जो लोग डायरेक्ट ये पहली बार देख रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके इससे पहले के वीडियो, इस यूनिट के जो बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 6 के जो बाकी वीडियोस हैं, चाहे बायसिंग के हो, ट्रांजिस्टर बायसिंग, चाहे एम्पलीफिकेशन के, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स के, वो वीडियोस आप लोग क्रम से देखिए प्लेलिस्ट में जाके, तब जाके आपको समझ में आएगा। बार बार मैं बेसिक चीजें सभी में बताता चलूं तो इससे तो बड़ी रेगुलर व्यूअर का नुकसान हो जाएगा। ठीक, तो वो बेसिक चीज आप लोग जस्ट पिछले वीडियोस में जाइए, आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर वाले में देखिएगा। ठीक, मैं यहाँ पे सीधे आता हूँ ट्रांसफार्मर कपुल्ड एम्पलीफायर वाले पे। ठीक, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर जैसे कि देखिए ये 2 स्टेज का, पहले ये सर्किट देखिए, ये 2 स्टेज के एम्पलीफायर है। ये बीच में से अगर मैं इसको 2 भाग में बांट दूं तो आप देख पा रहे होंगे, ये पहला भाग, ये ट्रांजिस्टर लेके ये पहला स्टेज हो गया, और सेम सर्किट ये यहाँ पे है। दोनों सर्किट अगर बीच में से तोड़ दूं तो दोनों सेम हैं, दोनों कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैं। ये पहला स्टेज और ये दूसरा स्टेज। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की गई है। ठीक, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग का भी अलग से एक वीडियो बनाया गया है। यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग दोनों में की गई है। R1, R2, RE और C ये सब मिलके बायसिंग सर्किट बनाते हैं, और यहाँ पे प्लस VCC बैटरी के वोल्टेज से इसका बायसिंग हुआ है, यानी इमिटर जंक्शन रिवर्स बायस, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होगा और इमिटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। सेम इसी VCC से दूसरे वाले स्टेज की भी बायसिंग हुई है। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो बीच में यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा के पहले स्टेज को यहाँ दूसरे स्टेज से जोड़ा गया है, कपल किया गया है। तो ये सर्किट काम कैसे करेगा? यहाँ से इनपुट सिग्नल हम लोग लगाएंगे। मान लीजिए ये कोई इनपुट सिग्नल है, ये इनपुट कैपेसिटर से होके ये सिग्नल जाएगा तो आगे केवल और केवल AC जाएगा, DC यहीं पे रुक जाएगा। अब ये जो AC सिग्नल यहाँ पे आया है, इस बेस से ट्रांजिस्टर इसको एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाइड सिग्नल यहाँ पे आके यहाँ आउटपुट में मिल जाएगा, पहले स्टेज के आउटपुट में। अब ये जो पहला स्टेज का आउटपुट है ये दूसरे स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा, और ये जो ट्रांजिस्टर के प्राइमरी कॉइल पे ये जो आउटपुट मिल रहा है, इससे इंड्यूस्ड होके ये सेकेंडरी कॉइल पे एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और ये जो सिग्नल है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, और ये सिग्नल यहाँ से सेकेंड स्टेज के यहाँ पे बेस में चला जाएगा। ठीक, ये यहाँ इसके बेस में आ गया, और फिर से इस सिग्नल को जो कि पहले स्टेज से एम्पलीफाई होके यहाँ आया, और फिर ये पहले स्टेज का जो आउटपुट है ये सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट का काम किया। अब ये सेकेंड स्टेज जो है इसको फाइनली यहाँ पे एम्पलीफाई करेगा बड़े सिग्नल में, और ये बड़ा सिग्नल हमें यहाँ पे एक और हम लोग यहाँ ट्रांसफार्मर लगा के आउटपुट ले लेंगे।
समझ में आया? यानी पहले स्टेज के आउटपुट को दूसरे स्टेज के इनपुट से जोड़ने के लिए यहां पे हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। पिछले सर्किट में आपको याद है पहले स्टेज से दूसरे स्टेज को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज किए थे? कैपेसिटेंस का, इसीलिए उसको हम लोग आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक, सर्किट में आप देख ही रहे होंगे, बाकी ये सब सर्किट से तो आप परिचित हैं, ये सब कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के सिंगल स्टेज वाले में अच्छे से डिस्कस किया गया था, बस इसमें यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। अब एक और अगर स्टेज इसके बाद सर्किट जोड़ना है तो सेम इसी प्रकार का एक और सर्किट इधर जोड़ देंगे तो 3 स्टेज का ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर कपलिंग एम्पलीफायर इज जनरली यूज्ड इन पावर एम्पलीफायर। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का उपयोग किस में किया जाता है? वोल्टेज एम्पलीफिकेशन में, खासकर ऑडिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? पावर एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। इन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू ट्रांसफर AC आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ सेकेंड स्टेज। यही मैं अभी आपको बता रहा था। आगे आइए, द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर कपलिंग इज दैट the voltage applied by battery VCC is fully available at collector since collector resistance RC is absent in this coupling, hence there is no voltage drop across RC। देखिए एक्चुअल में ना ये सर्किट आप देख पा रहे होंगे कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की ही जगह है, बस वहां पे क्या होता था RC कपलिंग में या सिंगल स्टेज वाले सर्किट में यहाँ कलेक्टर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस RC लगा होता था और फिर यहां से ये कैपेसिटर लगा के अगले स्टेज में कपलिंग किया जाता था। ये ट्रांसफार्मर नहीं होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि मान लीजिए ये VCC बैटरी अगर 12 वोल्ट का है तो ये 12 वोल्ट यहां से चला तो ये रेजिस्टेंस RC के क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर जाता था और कलेक्टर के पास वोल्टेज कम पहुंचता था। ठीक है, किसमें? ये कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर या सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर या आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में ये ऐसा अरेंजमेंट था। पर यहाँ पे चूंकि कैपेसिटर से तो कपलिंग की नहीं की गई है और ना ही रेजिस्टेंस से, यहाँ पे कपलिंग किससे की गई है? ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पे आरसी को हटा दिया गया है, आरसी है नहीं, तो यहाँ पे जितना भी बैटरी का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा कैपेसिटर को कलेक्टर को आके यहाँ मिल जाता है ट्रांजिस्टर के, जिसके कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। ये इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है। अब इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख लीजिए, तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आरसी कपल्ड से थोड़ा अलग है। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस था वो मिड फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए कांस्टेंट था। फिर उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी, देखिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में लो फ्रीक्वेंसी रेंज में वोल्टेज गेन कम था, फिर मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में कांस्टेंट हुआ, फिर हाई फ्रीक्वेंसी में जाके फिर से वोल्टेज गेन कम हो गया था। लेकिन यहां पे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में बहुत ही कम क्षेत्र के लिए कांस्टेंट होता है। फिर यहां पे ये एक हम्प मिलता है जो कि अच्छी बात नहीं है, हमें एक कांस्टेंट गेन का रेंज चाहिए। ठीक है, तो यही कारण है कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। द गेन ऑफ ट्रांसफार्मर coupled amplifier is constant only for a small range of frequencies. So the amplification of audio signal will not be proportionate and some distortion will also get introduced, which is called frequency distortion। ठीक, यहाँ पे frequency distortion आप साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने से इतने रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए गेन क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इस सर्किट में ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की इंपीडेंस मैचिंग एक्सीलेंट होती है। यानी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में इंपीडेंस मैचिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, लेकिन इस वाले सर्किट की इंपीडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक, ये इसका एक एडवांटेज है। इसके अलावा इसमें गेन जो है वो भी हायर गेन मिल जाता है, अचीव हो जाता है। आगे क्या है? देयर विल नो पावर लॉस इन कलेक्टर एंड बेस रजिस्टर। इसमें बहुत ज्यादा पावर लॉस नहीं होता है। लास्ट है इफिशियंसी इन ऑपरेशन, यानी पूरे ऑपरेशन में इसकी इफिशियंसी क्या है? ठीक ठाक मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है? दो द गेन इज हाई, मतलब गेन ठीक है, गेन इसमें ज्यादा मिलता है, बट
इट वेरीज कंसिडरेबली विथ फ्रीक्वेंसी, हेंस पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। देखिए गेन भले ही ज्यादा मिले लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ गेन जो है आगे चल के डिस्टर्ब हो जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में डिस्टॉर्शन आ जाता है, इसीलिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं माना जाएगा। जबकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में उसका ऑडिबल रेंज के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत ही एक्सीलेंट आता है। फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज हायर इसमें होता है। ट्रांसफार्मर टेंड्स टू प्रोड्यूस ह्यूम नॉइस, ठीक है, ह्यूम नॉइस इसमें जनरेट होता है ट्रांसफार्मर के कारण। और एक चीज और, ट्रांसफार्मर जो है वो बल्कि और कॉस्टली होता है, जिसके कारण भी ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था बट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का। आप इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज और साथ ही साथ ये किस प्रकार के सर्किट के लिए, किस प्रकार के एम्पलीफायर सर्किट के लिए मेनली यूज होता है, ये सब चीजें आप याद रखिएगा। जैसे पावर एम्पलीफायर में इसका यूज किया जाता है, जबकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है ना, ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो आरसी कपल्ड से अच्छा होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा नहीं होता है। इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में डिस्टॉर्शन होता है ट्रांसफार्मर कपल्ड में, जबकि आरसी कपल्ड वाले में नहीं होता है। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑडिबल रेंज के लिए एक्सीलेंट होता है। ठीक, इन सब चीजों को आप लोग कंपेरेटिव एनालिसिस करके रखे रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस या फिर जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एक नंबर वाले सिंपल, वो इन्हीं सब में से निकल के आते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।